नमस्ते बच्चों। पिछले अध्याय में हमने शब्द शुद्धि पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वाक्य शुद्धि। और वाक्य शुद्धि पढ़ने से पहले हमें वाक्य की संरचना को समझनी है कि वाक्य कैसे बनता है। हम जो भी बोलते हैं, हमारे मुंह से जो भी ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि का लिखित रूप हम वर्णों के माध्यम से लिखते हैं। वर्ण जो वर्णमाला में हम पढ़ते हैं उनके माध्यम से लिखते हैं, और जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनता है। जब कई सारे शब्द बनते हैं, मिलते हैं, तो एक वाक्य बनता है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हुई कि सार्थक शब्दों का जो समूह है वो वाक्य कहलाता है। सार्थक पे मैं जोर दे रहा हूं, यानी जिसका कोई अर्थ निकलता हो। अगर हम निरर्थक शब्दों का समूह बना देंगे तो वो वाक्य नहीं होगा। वाक्य भी होगा तो उसको दोषपूर्ण वाक्य होगा। लेकिन परीक्षा में हमें वाक्य शुद्धि करने के लिए प्रश्न आते हैं, तो वहाँ हमें दोषपूर्ण वाक्यों को शुद्ध करना होता है। तो सबसे पहले हमने परिभाषा समझ ली कि वाक्य क्या है। अब हम समझेंगे कि वाक्य के प्रमुख अंग क्या है। अंग और तत्व दो अलग अलग चीज होती है। इसलिए अंग यानी कि जैसे हमारे शरीर के अंग, हाथ, पांव, नाक, आंख, ये शरीर के अंग हैं। तो इसी प्रकार वाक्य के भी दो अंग हैं। एक है उद्देश्य और एक है विधेय। उद्देश्य का सीधा मतलब समझिए आप, कर्ता। जहां कर्ता के बारे में, वाक्य के उस भाग में जहां कर्ता का के बारे में लिखा गया है वो उद्देश्य कहलाएगा। और वाक्य के जिस भाग में कर्ता के काम के बारे में लिखा है, क्रिया के बारे में लिखा है, वो विधेय कहलाता है। अब इन उद्देश्य और विधेय कभी कभार इन दोनों से अर्थ सटीक नहीं निकलता है। तब हमें कुछ विस्तारक तत्व जो शब्द के रूप में ही होते हैं, संज्ञा के रूप में हो सकते हैं, सर्वनाम के रूप में हो सकते हैं, विशेषण के रूप में हो सकते हैं, या किसी क्रिया विशेषण के रूप में हो सकते हैं, किसी भी के रूप में हो सकते हैं, कारक के चिन्ह भी हो सकते हैं। उन शब्दों के माध्यम से हम इनका विस्तार करते हैं। उद्देश्य का विस्तार करते हैं और विधेय का विस्तार करते हैं। और क्योंकि उद्देश्य और विधेय से जब अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, तो ये विस्तारक तत्व हमें अर्थ तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। और ये जो विधेय की जो विस्तारक तत्व है कुछ ज़्यादा है। जैसे कि मैं बताऊं कि क्रिया भी हो सकती है, कर्म भी हो सकता है, और उसके पूरक जो विस्तारक तत्व है वो भी हो सकते हैं कभी कभी, और कभी कभार क्रिया का भी विस्तार हो सकता है। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे तब आपको समझ में आएगी। एक वाक्य बोल रहा हूं मैं, दूर संचार ने बालकों को शिक्षित करना शुरू कर दिया है। अब कर्ता कौन है इसमें? दूर संचार। कर्ता का विस्तार क्या है जिससे कि कर्ता और ज्यादा पुष्ट होता है, ताकत मिलती है? ने शब्द, दूर संचार ने। तो ने शब्द हमारा क्या है? कर्ता का विस्तार है। इसमें क्रिया क्या है? दिया है। दिया है, मैंने बोला ना, कर दिया है, तो दिया है। अब कर्म और उसका विस्तार के कौन से शब्द हैं? बालकों को, क्योंकि दूर संचार यहां पर करता है
तो कर्म कौन हुआ? बालकों को। और पूरक विस्तार क्या है? शिक्षित। और क्रिया का विस्तार क्या है? करना शुरू कर। तो ये मैंने इस एक वाक्य के कई सारे अलग अलग टुकड़ों का विश्लेषण किया है कि उद्देश्य और विधेय जब विस्तारित होते हैं किसी लंबे वाक्य में, तो वहाँ पर हम इस तरह से उस वाक्य की संरचना को समझ सकते हैं। अब हम बात करें कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण वाक्य, सरल वाक्य भी बोल सकते हैं। साधारण वाक्य, सरल वाक्य। सरल वाक्य में एक कर्ता होता है, एक उद्देश्य होता है, कर्ता यानी उद्देश्य, और एक विधेय होता है, बस। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मैं महाविद्यालय जा रहा हूँ। एक कर्ता है, एक क्रिया है, तो वो साधारण वाक्य। अब हो गया, अगला है, इसका भेद है मिश्रित वाक्य। मिश्रित नाम से ही स्पष्ट है कि उसमें कुछ ना कुछ एक से ज़्यादा है। यानी मिश्रण जब भी तैयार करते हैं विज्ञान में, तो मिश्रण कहलाता है एक से ज़्यादा, कुछ ना कुछ मिला हुआ है उसमें। तो इसमें एक तो प्रधान उपवाक्य होता है जो उस वाक्य का पहला हिस्सा होता है, शुरुआती हिस्सा होता है। और फिर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान और आश्रित उपवाक्य में अंतर समझें कि प्रधान उपवाक्य के पीछे से अगर आश्रित उपवाक्य को हटा दें तो भी प्रधान उपवाक्य का एक सटीक सार्थक अर्थ निकलता है। लेकिन आश्रित उपवाक्य का प्रधान उपवाक्य के हटा देने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, ये समझें। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो उदाहरण समझें हम। जो अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाते हैं वही हमें खेल भी खिलाते हैं, पीटी भी कराते हैं। अब जो अध्यापक हमें हिंदी पढ़ाते हैं ये प्रधान उपवाक्य है। अगर पीछे के 2 आश्रित उपवाक्यों को मैं हटा दूं, जो हमें खेल भी खिलाते हैं, पीटी भी कराते हैं, या इस वाक्य को मैं थोड़ा और बदल दूं, जो प्राध्यापक हमें हिंदी पढ़ाते हैं हमारे, या इसको ऐसे बोलें कि हमारे हिंदी के प्राध्यापक हमें हिंदी के अलावा एनसीसी के प्रभारी हैं और खेल विभाग के प्रभारी हैं। हमारे हिंदी के प्राध्यापक हिंदी के प्राध्यापक एनसीसी के प्रभारी हैं, खेल विभाग के प्रभारी हैं। अगर इस प्रधान उपवाक्य को मैं हटा दूं तो एनसीसी के प्रभारी हैं, खेल विभाग के प्रभारी हैं। क्या मतलब निकला? कौन प्रभारी है? जब तक प्रधान उपवाक्य जुड़ेगा नहीं तब तक इन पीछे वाले आश्रित वाक्यों का कोई अर्थ नहीं। जो प्राध्यापक हमें हिंदी पढ़ाते हैं या हमें हिंदी पढ़ाने वाले प्राध्यापक खेल विभाग के प्रभारी हैं, एनसीसी के भी प्रभारी हैं, तो इन दोनों वाक्यों को मैं जो भी बोल रहा हूं
पीछे वाले दो उपवाक्यों का अर्थ तभी होगा जब प्रधान उपवाक्य बोला जाएगा। क्लियर? और एक वाक्य मैं बोल देता हूं जो यहां सामने मेरे छपा हुआ है। जो व्यक्ति यहां आया था चोर था, पुलिस ने पकड़ लिया। अब मैं पीछे के दो उपवाक्य बोलता हूं। चोर था, पुलिस ने पकड़ लिया। कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका, कौन था चोर, ये स्पष्ट नहीं हो रहा। लेकिन जो व्यक्ति यहां आया था, ये जुड़ते ही पूरे तीनों उपवाक्यों का अर्थ निकल जाता। तो ये मिश्रित उपवाक्य। अब आता है संयुक्त उपवाक्य। संयुक्त में और एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो सकते हैं। संयुक्त में, संयुक्त का मतलब है जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ, जुड़ा हुआ। संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ। अंग्रेजी में संयुक्त के लिए शब्द ज्वाइंट, 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 ये इसको ऐसा बोलते हैं। ज्वाइंट यानी जुड़ा हुआ, संयुक्त। अब वो जुड़ा हुआ किससे? कोई ना कोई योजक शब्द होगा, उससे जुड़ा हुआ है। राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा। एक ही वाक्य है, दो प्रधान उपवाक्य हो गए। अगर इस बीच का मैं और हटा दूं तो राम ने रावण को मारा, इसका भी अर्थ स्पष्ट है। कृष्ण ने कंस को मारा, इसका भी अर्थ स्पष्ट है। और एक साथ में बोलूं, राम ने रावण को मारा और कृष्ण ने कंस को मारा, तो भी पूरे एक संयुक्त वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है। आई बात समझ में? तीन तरह के वाक्य हो गए। सरल वाक्य, एक कर्ता, एक क्रिया, एक उद्देश्य, एक विधेय। मिश्रित में एक प्रधान उपवाक्य या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य का स्वतंत्र अर्थ होता है, आश्रित उपवाक्यों का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। अब संयुक्त, संयुक्त का मतलब जोड़ा, जुड़े हुए। इसमें एक दो प्रधान उपवाक्य होते हैं और दोनों प्रधान उपवाक्यों का स्वतंत्र सत्ता होती है। दोनों का स्वतंत्र अर्थ निकलता है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है। तो ये तीन वाक्य के भेद हैं। अब वाक्य के भेद हुए तो हमने उपवाक्य खूब पढ़े हैं, अभी बोला हूं मैंने। तो उपवाक्य को भी भेद है भाई। पहला प्रधान उपवाक्य, दूसरा समानाधिकरण उपवाक्य, यानी कि प्रधान उपवाक्य नंबर 1 जो पहले आता है और प्रधान उपवाक्य नंबर 2 जो बाद में आता है। मिश्रित संयुक्त में वो दोनों के लिए अलग अलग शब्द है। प्रधान उपवाक्य जो पहला है वो प्रधान उपवाक्य कहलाएगा और प्रधान उपवाक्य जो दूसरा है वो समानाधिकरण उपवाक्य कहलाता है। देखा जाए तो उसको सीधे शब्दों में बोलो, प्रधान उपवाक्य नंबर संख्या 1, प्रधान उपवाक्य संख्या 2। ये दोनों के अपने स्वतंत्र अर्थ होते हैं। अब तीसरा प्रकार जो उपवाक्य का हो सकता है वो भी आप लोगों ने सुन लिया है पढ़ाते समय। क्या है? आश्रित उपवाक्य। और आश्रित उपवाक्य कहाँ आता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में ही आश्रित उपवाक्य आते हैं। ये मिश्र वाक्य के अलावा और कहीं उपवाक्य ये वाला काम में नहीं आता है। तो आश्रित उपवाक्य जब प्रधान उपवाक्य के साथ जुड़ेंगे तब ही उनका अर्थ स्पष्ट होगा। अगर वो किसी प्रधान उपवाक्य के साथ नहीं जुड़ते हैं तो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। तो आज हमने क्या बात समझी? वाक्य की परिभाषा समझी, वाक्य के 2 अंग समझे, वाक्य के प्रकार समझे और उपवाक्य के 3 प्रकार समझे। तो कितनी चीजें हमने आज पढ़ी है? वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय, वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और उपवाक्य के प्रकार, प्रधान उपवाक्य,
समानाधिकरण उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, ये सारी चीज़ें समझिए। ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि वाक्य क्या है, जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, वो क्या है। अब आज का ये व्याख्यान मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर अगले व्याख्यान में हम मिलते हैं।